साथियों, आज हम MBPSC प्री टेस्ट सीरीज के प्री टेस्ट 7 का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें टेस्ट पेपर आपको दे दिया गया है, उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो उसका पहला प्रश्न देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन के संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको पहले प्रश्न में ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में चर्चा हो रही और उसमें गलत कथन आपको बताना था। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में यहाँ पे लिखा कि मकर रेखा के निकट पाए जाते हैं। यही बात गलत हो गई, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं विषुवत रेखा, तो ये विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं, ना कि मकर रेखा के पास में। तो ये वाला कथन आपका गलत होगा। अगली बात थी औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है। ये बातें यहाँ पे सही हैं। अगर इसमें देखें तो जो मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास वन पाए जाते हैं, उनको सामान्यतः मानसूनी वन, पूर्वी चीनी तुल्य वन और भूमध्य सागरीय वनों के नाम से अपन जानते हैं। तो ये बात यहाँ पे आपकी जो दी गई थी वो गलत होता। पहला प्रश्न का ए ऑप्शन हमारा सही विकल्प होगा। आगे हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि नहीं है। दक्षिण पश्चिम रूस में स्टेपी है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है, ब्राजील में कैंपास। ये तीनों सही तरीके से सम्मिलित है। न्यूजीलैंड में जो घास भूमि है उसको हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड में जो घास भूमि है वो डाउन्स कहलाती है। पुस्टास जो घास भूमि है वो हंगरी में मौजूद है। तो आपका ये सही कथन यहाँ पे क्या होगा, सही विकल्प जो होगा वो डी विकल्प आपका हो जाएगा। हंगुल परियोजना के संदर्भ में बोला था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, हंगुल परियोजना 1970 में प्रारंभ हुई थी। हंगुल यूरोपीय प्रजाति का एक हिरण होता है। हंगुल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है, न राजकीय पशु है, ना कि उत्तराखंड का। तो ये आपका सी विकल्प गलत हो जाता है। हंगुल का जो संरक्षण है वो दाची ग्राम उद्यान राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो ये बात भी आपकी सही होगा। तो हमारा सही विकल्प क्या हुआ, डी, जहाँ पे ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का ये राजकीय पशु है। इसके बाद हमारा आता है कि खाद्य श्रृंखला, उसके संदर्भ में विचार करना था। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में केवल एक ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ये बात गलत है। खाद्य श्रृंखला में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न खाद्य जालों का समूह होती है, ये बात भी गलत है। ये उल्टा दिया हुआ है कि भाई खाद्य जाल होते हैं वो विभिन्न श्रृंखलाओं का समूह होते हैं, ना कि जालों का। तो ये दोनों ही बात यहाँ पे गलत तरीके से दी गई है। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला की कड़ी उत्पादक से प्रारंभ होती है, ये बात एकदम सही है। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न सोपानों के पोषण स्तर कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो तीसरा और चौथा विकल्प यहाँ पे सही तरीके से दिया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न था कि भाई खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर का सही क्रम आपको चुनना था। तो देखिए, पोषण स्तर में स्वपोषी पोषण स्तर में सबसे नीचे जो पोषण स्तर होता है उसमें स्वपोषी होते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं वो शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी और फिर अपघटक यहाँ पे सही क्रम के अंतर्गत होते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने क्या जाना है कि भाई अम्लीकरण की जो होता है, अम्लीकरण की प्रक्रिया में अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अम्लीय पदार्थ में बदलते हैं, ये बात यहाँ पे एकदम सही तरीके से दी गई है। पीएच मान 5.3 से कम वर्षा जो होती है, जिनका पीएच मान 5.3 से होता है, उनको अम्ल वर्षा में रखते हैं। यहाँ पे चूंकि अधिक दिया है इसलिए ये बात गलत होगी। जिनका 5.6 से कम होता है उनको रखते हैं। तो दूसरा कथन हमारा गलत होता है। इसके बाद हमारा तीसरा बोला कि भाई अम्ल वर्षा पर्यावरण के लिए लाभकारक होती है, ये बात गलत है। अम्ल वर्षा पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो ये बात भी सही है। तो हमारा सही विकल्प जो होंगे वो 1 और 4 यहाँ पे सही विकल्प होंगे। फिर आगे हमारा क्या दिया गया है कि ओजोन विघटनकारी जो पदार्थ है उनको क्षमता के अनुसार हमको बताना था। तो देखिए, ओजोन विघटनकारी पदार्थ उनकी सही क्षमता के क्रम जो है, सबसे पहले होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। उसके बाद जो होते हैं वो आपके है ना, वो उसके में जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं हेलोन, दूसरे क्रम पे होते हैं। तीसरे क्रम जो होता है वो उसका CCl4 तीसरे क्रम पे होते हैं। चौथे क्रम पे होता है CH3 CCl3, ये तीसरे यानी चौथे क्रम पे होता है। पाँचवें पे हम देखेंगे तो वहाँ पे CH3Br होता है। उसके बाद जो होता है वो CH3Br के बाद वहाँ पे HCFC होते हैं और उसके बाद HFC यहाँ पे सही क्रम होते हैं। तो इस ऑप्शन में जो सही सूट हो पा रहा है वो सी ऑप्शन हमारा सही तरीके से जम पा रहा है। तो हमारा सही विकल्प होगा सी। फिर हमारा अगले बात बोला गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में ओपन बोला गया। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत के क्षरण हेतु जिम्मेदार होती है, ये बात एकदम सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
अभी तक की सबसे सफलतम संधियों में से एक मानी जाती है। ये बात एकदम सही तरीके से दी गई है। यूनेप के द्वारा ये संधि विकसित की गई, ये बात भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाध्यकारी समझौता है, ये बात गलत है। बाध्यकारी समझौता है यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ है ये गलत है क्योंकि नहीं बोला है। ये जो अपना प्रभावी हुई वो आपकी कब से हुई, 1989 से। कब आई थी, 1987 में। ये बात तो सही दी लेकिन यहाँ पे गलत दे दिया था, तो ये कथन भी आपका गलत होगा। सही विकल्प क्या हुआ, 1 और 2 हमारा सही विकल्प यहाँ पे होता है। फिर हमारा क्या वो लगा कि स्वस्थानीय जो संरक्षण है उसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, जलमंडल, आगर और पवित्र उपवन और झीलें, ये सारे किसके अंतर्गत है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान को हम बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत रखते हैं। फिर हमारा क्या वो लगा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कौन सा दस्तावेज जारी नहीं किया गया। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का विकास और पर्यावरण पर सम्मेलन था, ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो इस रियो डी जेनेरियो में 5-6 मेन चीज़ें निकल के आई थी। उसमें क्या, विकास के मुद्दे पर एजेंडा 21 निकल के आया था, जैव विविधता के कन्वेंशन को लेके वहाँ पे जो था वो CBD निकल के आया था। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर UNFCCC निकल के आया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो था वो मरुस्थलीकरण के मुद्दे पर UNCCD यहाँ से निकल के आया था। फॉरेस्ट को लेके फॉरेस्ट प्रिंसिपल यहाँ से निकले थे, है ना। फॉरेस्ट वाले मुद्दे पर फॉरेस्ट प्रिंसिपल यहाँ से निकल के आए थे और यो घोषणा पत्र यहाँ से निकला था। तो ये तीनों ही चीज़ें, एजेंडा 21, जैव विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से दिया गया। अब जो UNFCCC निकला था, UNFCCC के कई सारे सम्मेलन होते, उन्हीं सम्मेलनों में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था, कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ, डरबन सम्मेलन 2011 में हुआ। बासा जो सम्मेलन हुआ था, है ना, बासा जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 2013 में हुआ था। इसी के साथ ही पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। उसके बाद मैड्रिड सम्मेलन 2019 में हुआ। साथ ही साथ ग्लासगो सम्मेलन जो था वो 2021 में हुआ। तो इनको भी आप यहाँ पे याद रख लेंगे। अब हमारा क्या था कि UN जो आपका रियो सम्मेलन था या पृथ्वी सम्मेलन था, 1992 का जो सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के अंतर्गत CBD का निर्धारण किया गया था। CBD के जो लक्ष्य हुआ, CBD का जो 2010 में नागोया सम्मेलन हुआ, उस नागोया सम्मेलन के अंतर्गत आईची जैव विविधता लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। आईची लक्ष्यों में टोटल लक्ष्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी, आईची लक्ष्यों के अंतर्गत टोटल 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब क्या बोला कि भाई जो आपका सतत विकास है, सतत विकास का मूलभूत विचार नहीं है। तो रियो घोषणा पत्र के दौरान सतत विकास की अवधारणा भी अपनाई गई थी और सतत विकास की अवधारणा में जो मूल चीज़ें थी वो नवीनीकरणीयता थी, अनुकूलनशीलता थी, संस्थागत प्रतिबद्धता थी। इसके साथ ही साथ उसमें प्रतिस्थापन एक और नई चीज़ थी। साथ ही साथ प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन वहाँ पर एक नई चीज़ थी। साथ ही साथ अंतर्निर्भरता, ये 5 उसके प्रमुख स्तंभ थे। यहाँ पर जो आर्थिक प्रतिबद्धता बोली वो उसमें शामिल नहीं थी। तो सही विकल्प क्या होगा, आपका बी विकल्प यहाँ पे सही तरीके से होगा। इसके बाद हमने क्या देखा कि भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का निर्माण किस सम्मेलन में हुआ। तो देखिए, सौर ऊर्जा संगठन का जो निर्माण था वो पेरिस सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी थी। फिर हमारा क्या बोला, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कि एजेंडा 21 के अंतर्गत पृथ्वी शिखर सम्मेलन को अपनाया गया, ये बात सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो था रियो डी जेनेरियो में हुआ, ये बात यहाँ पे 94 दिया था, अतः ये कथन गलत होगा। सतत विकास उसमें अपनाया गया। साथ ही साथ उसके अंतर्गत क्या दिया गया, पृथ्वी घोषणा पत्र के अंतर्गत यह सहमति बनी थी। तो सही विकल्प इसमें जो आता है वो बी विकल्प यहाँ पे हमारा सही होता है। अब हमारा क्या बोला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश संखेला को, पांडुरंग हेगड़े जो है इनका संबंध एपिको आंदोलन से है। रविंद्र कुमार सिन्हा जो है इनका संबंध डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से अपन इनको जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। तो हमारा सही विकल्प जो होगा वो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा, वो ए विकल्प सही होगा। कैलाश संखेला जो है वो उनका कैलाश संखेला को हम फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, जबकि रविंद्र कुमार सिन्हा जो है वो आपका डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सासाकावा पुरस्कार जो है वो यूएनएफ नामक संस्था के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला था कि कौन सा जो संस्थान है जलवायु परिवर्तन के तकनीक और वैज्ञानिक सामाजिक रिपोर्ट जारी करता है। तो ऐसे IPCC की जो 4थी और 5वीं रिपोर्ट है वो काफ़ी चर्चा में रही और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट अपनी जारी करते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा IPCC।
सौर विकिरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? जल की सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जल के द्वारा ही उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है और वाष्पन की क्रिया में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिशत का नियम जो है, लिंडेमान का प्रतिशत का नियम दिया जाता है, सामान्यतः उसको 10% का नियम बोलते हैं। इस नियम की अवधारणा जो दी थी वो लिंडेमान के द्वारा दी गई थी। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक ये ऊर्जा पहुँचती है, तो उसको हम लिंडेमान के नियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद एरो इंडिया की अवधारणा यहाँ पे दी गई थी। तो एरो इंडिया एक DRDO के द्वारा आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एयर शो है, जिसका प्रारंभ जो हुआ था एरो इंडिया का वो 1976 से हुआ था। 2021 में ये बेंगलोर में आयोजित हुआ था एरो इंडिया। फिर हमारा रक्षिता के संदर्भ में यहाँ पे एक कथन दिया गया है। तो देखिए, रक्षिता जो है वो बाइक एम्बुलेंस है, CRPF के कर्मियों के लिए बनाई गई है, DRDO के द्वारा डेवलप की गई। ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही तरीके से दिए गए हैं। भारत का प्रथम तरंगदैर्घ्य सैटेलाइट जो था वो एस्ट्रोसैट था, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। तो सही विकल्प जो होगा वो बी विकल्प होगा। नासा के द्वारा जो 2018 में मानव निर्मित जो एक मिशन था सूर्य के लिए भेजा गया था, उसका नाम था पार्कर स्पेस प्रोब के नाम से हम जानते हैं। अब तंबाकू का जो धुआं होता है उसमें कई प्रकार के रसायन होते हैं जिनसे कैंसर पैदा होता है। उनमें कौन कौन से रसायन होते हैं? निकोटिन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, अमोनिया होता है, साथ ही साथ उसमें बेंजीन वाले तत्व होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तंबाकू के धुएं में नहीं होती है। हमारा सही विकल्प डी होगा। उसके बाद एमबीटेक अगर हम देखें तो एमबीटेक एक इंटरनेट ऑफ थिंग आधारित डिवाइस है जिसमें खराब होने वाले उपकरण आसपास के तापमान को हम मेजर कर सकते हैं IoT के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम देखें जेमिनी एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक परियोजना जो मछुआरों के लिए चलाई जा रही है। ये इसका फुल फॉर्म जो है वो गगन इनेबल मरीन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन के नाम से हम जानते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अनेक प्रोजेक्ट चला रहा है। उन्हीं प्रोजेक्ट में जिज्ञासा छात्र और वैज्ञानिकों को कनेक्ट करने के लिए चलाई जा रही है। विज्ञान ज्योति परियोजना साइंस टेक्नोलॉजी है ना, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। गति परियोजना जेंडर एडवांसमेंट के लिए चलाई जा रही है। तो हमारे ये सभी कथन यहाँ पे सही तरीके से दिए गए हैं। भूकंप चेतावनी ऐप जो है, जो पहला लॉन्च किया गया उसको अपन बोलते हैं उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। उसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप के नाम से हम जानते हैं। तो पहला राज्य जो बना है वो उत्तराखंड इसमें बना हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे तो वैज्ञानिक यंत्र और उनसे संबंधित कथन दिया गया है। तो देखिए, पायरोमीटर जो है वो उच्च ताप के लिए पायरोमीटर वो लाया जाता है प्रयोग में। साथ ही साथ अगर हम देखें वायु और गैस के घनत्व के लिए एरोमीटर का प्रयोग वायु और घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा सही विकल्प जो हुआ वो डी कि पायरोमीटर वायु के घनत्व मापने वाला यंत्र नहीं है, बाकी सारे सुमेलित दिए गए थे। अगर आप CFL का फॉर्म देखेंगे तो वो कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के रूप में हम जानते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न दिया था कि सेंटर फॉर एडवांस मैनेजमेंट एंड पावर स्टडी, तो वो जो संस्थान स्थित है ये फरीदाबाद में स्थित संस्थान है। आगे आपका कथन दिया गया है कि भोजन में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो भोजन में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन खनिज हमारे वृद्धि और अनुरक्षण का काम करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रखने में मदद करता है। तो ये तीनों ही कथन 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों ही कथन सही तरीके से दिया गया। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हमने क्या देखा वसा के संदर्भ में कि वसा की अधिकता से मोटापा होता है, वसा से शरीर में ऊर्जा मिलती है। ये दोनों ही कथन आपके सही है, लेकिन यहाँ पे बोला कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा अधिक ऊर्जा देती है। ये बात गलत है। वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। तो हमारा सही कथन जो होगा वो 1 और 2 यहाँ पे सही कथन होगा। अब हमारा बोला विटामिन ए से दृष्टिहीनता होती है, विटामिन बी से B1 से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर भी होता है। यहाँ पे सभी कथन सही तरीके से दिए गए थे। अब निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो देखिए, लोहे की कमी से अरक्तता होता है, जबकि रिकेट्स जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है। बाकी कैल्शियम से अस्थियां दंत से होता है, आयोडीन से घेंगा होता है। ये दोनों बात सही है। सी वाला कथन यहाँ पे गलत तरीके से दिया गया था। मानव के शरीर की धीमी वृद्धि किसके कारण होती है? तो मानव के शरीर की अगर धीमी वृद्धि देखें तो प्रश्न का उत्तर ऊपर दे दिया गया था कि प्रोटीन की कमी होगी तो धीमी वृद्धि होगी। सी ऑप्शन हमारा सही तरीके से होगा। अगर हम बोले अगला प्रश्न हमारा था
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्तरसा के पाचन है ना, पित्तरस के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत से पित्तरस का स्थापन होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है नहीं कहता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यकृत पित्तरस का स्थापन करता है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही विकल्प हमारे नजर आते हैं। फिर हमने क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सारे ही प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 1, 2, 3, 4 इसका सही विकल्प होगा। फिलोसफिकल ज्योग्राफी की जो किताब है वो लेमार्क के द्वारा लिखी गई है, सही विकल्प आपका लेमार्क यहाँ पे होगा। फिर हमारा क्या बोला कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया गया, ये बात आपकी सही है। डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे पृथ्वी में सरल जीवों को जटिल जीवों के रूप में विकास किस प्रकार से होता है, ये बात डार्विन ने बताई थी। मेंडल ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरण की बात बोली थी। यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा कथन गलत होता है, केवल पहला कथन सही होता है। मीथेन में जो होता है, मीथेन जो पाई जाती है वो बायोगैस में और सीएनजी में पाई जाती है। एलपीजी में ब्यूटेन नामक गैस पाई जाती है। एलपीजी में क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। और भाप आगा गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 में पाई जाती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 में भाप आगा गैस पाई जाती है। अब हमारे शरीर में जो पेशियाँ होती है उसमें एथिन क्यों होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण शरीर की पेशियों में एथिन होती है। अब बोला कि आपकी जो श्वसित वायु है और उच्छ्वसित वायु है उनमें ऑक्सीजन के कितना परसेंट, तो देखिए श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन होती है और जब हम ऑक्सीजन को निकालते हैं तो वहाँ पे 16.4% ऑक्सीजन होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं तो हमारे शरीर में 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, जब हम बाहर निकालते हैं तो 4.4% हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो सही विकल्प ए होगा। अब फिर हमारा अगला प्रश्न दिया गया था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 45 नंबर का प्रश्न जिसमें बोला लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल जो रहता है वो दही में रहता है, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल रहता है, इसलिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। फॉर्मिक अम्ल चीनी के डंक में, साइट्रिक अम्ल संतरा नींबू में और ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कहा जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है। तो हमारा सही विकल्प सी होगा। अब क्या बोले कि निम्नलिखित गैसों पर विचार करना था और हमें बताना कि ग्रीन हाउस गैसेस, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प है, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में हम जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48 था कि किसी जीव की सूक्ष्मतम जो संरचना होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। किसी भी जीव की जो सूक्ष्मतम संरचना होगी वो कोशिका कहलाती। एक बात कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी जीवाणु की कोशिका जीवाणु कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका आपकी क्या होती है, शत्रुमुख की कोशिका, वहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प जो हुआ वो 1 और 3 यहाँ पे सही विकल्प होता है। वस्तुओं को जब हम गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, ये बात हमने देखा। अब यहाँ पे हमारा दिया था कि उच्च वेग का मात्रक जो है वो किससे, मैक है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम है, दाब का पास्कल है और ऊर्जा का जूल है। तो हमारा सही विकल्प जो हुआ वो सी विकल्प यहाँ पे होगा। अब अगला हमें सम्मिलित करने को दिया कि डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता का मेजर होता है, अश्व शक्ति से शक्ति का मापक है, समुद्री मील नौचालन की दूरी की इकाई है और सेल्सियस ताप की इकाई है, ना कि ऊष्मा की जो इकाई है वो जूल है। तो हमारा सही विकल्प जो आता है वो डी विकल्प यहाँ पे आएगा। फिर प्रकाश के तरंग सिद्धांत को अगर हम देखें तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन के द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था, 1678 में, और न्यूटन के द्वारा प्रकाश का कण सिद्धांत दिया गया था। आगे हमने देखा कि जो दो विद्युत आवेश है उनके बीच में लगने वाला बल कूलॉम के नियम से संबंधित होता है। यहाँ पे बी विकल्प हमारा सही होगा। फिर आगे हमने क्या देखा कि समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या सही होती है, तो ए विकल्प यहाँ पे सही होता है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को निश्चित संयोग में मिलाने पे जो तत्व मिलता है, जो चीजें मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प भी होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम अपचयन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होगा। सुरक्षा की दृष्टि से एलपीजी सिलेंडर में जो हम गंध युक्त बनाने के लिए मरकप्टन गैस का प्रयोग करते हैं, ये सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। और इसके अलावा वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों समान होते हैं वो हाइड्रोजन तत्व आपका माना जाता है। आयतन के अनुसार से जल में हाइड्रोजन
ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। याकोहामा घोषणा पत्र जो है वो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। और याकोहामा जो रणनीति आई थी वो कब आई थी? 1994 में आई थी। याकोहामा जापान में स्थित एक जगह है जहाँ पे आपदा प्रबंधन से संबंधित रणनीति बनाई थी। टॉर्नेडो एक प्रकार का चक्रवात है और चक्रवात जो आते हैं वो भूमंडलीय आपदा के क्रम में आते हैं, तो ये एक प्रकार का चक्रवात रहेगा। हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उनमें भूकंप आने का मुख्य कारण क्या रहता है कि जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकती है, जिससे भूकंप आता है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो बी विकल्प होगा। इसके अलावा क्या बोला कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र कम दबाव के उग्र मौसम तंत्र है, ये बात सही है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो चलते हैं वो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य चलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा भी आप बोल सकते हो, तो ये कथन गलत होगा, केवल एक कथन यहाँ पे सही होगा। अगला आपसे बोला कि बाढ़ आने से कौन सी बीमारी आती है, तो हैजा, अंधशोथ, हेपेटाइटिस ये बाढ़ आने से आती है। जबकि खसरा जो होता है, खसरा एक प्रकार का विषाणु जनित रोग की कैटेगरी में आता है। तो 2, 3, 4 हमारा सही विकल्प होगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा? विलियम हॉर्वे के द्वारा की गई थी, ये बात सही है। विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड से संबंधित होता है ना। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जो होता है वो मलेरिया से संबंधित होता है। और जो सर्जरी होती है उस समय पर मॉर्फिन के पीड़ोहारी के रूप में दिया जाता है। साथ ही साथ बोला कि इसरो के द्वारा जो यान प्रक्षेपित किए गए उनमें सम्मिलित है, तो सभी यहाँ पे सम्मिलित है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान, 22 अक्टूबर 2019 को चंद्रयान 2 और 24 अप्रैल 2014 को मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान CSIR, इसकी स्थापना CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। शांति स्वरूप भटनागर इसके फाउंडर डायरेक्टर थे। इसका प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यहाँ पे गलत तरीके से दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 12 अप्रैल को, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। वन्य जीव संस्थान देहरादून में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी परिषद भी देहरादून में है। यहाँ पे नई दिल्ली गलत तरीके से दिया, बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो देखिए ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड सभी द्वितीयक प्रदूषक है जो किसी दूसरे प्रदूषक से क्रिया करके प्रदूषण से फैलाते हैं। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने मूल रूप में प्रदूषण फैलाता है, अतः यह प्राथमिक प्रदूषक है। देश में BS4 मानक 1 अप्रैल सन 2020 से लागू किए गए। अगर हम ई कोलाइडी जैसे जीवों का मापन या प्रदूषण अपशिष्टों का मापन MPA से करते हैं, MPI के अंतर्गत करते हैं। DO डिजोल्व ऑक्सीजन के द्वारा जीवों में श्वसन की मापा जाता है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंतर्गत प्रदूषण की मात्रा को मेजर करते हैं। COD के अंतर्गत घुलनशील कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को मेजर किया जाता है। मिश्रित फसल में अगर हम देखेंगे तो बीजों को आपस में मिला के बोना मिश्रित फसल कहलाता है। सहचर फसल बीजों को अलग अलग कतारों में बोना सहचर फसल बोलाता है। रक्षक फसल के अंतर्गत एक जो फसल होती है उसके चारों ओर एक प्रकार से दूसरी फसल की कतार बोई जाती है, वो रक्षक फसल होती है। जबकि ये गौण अन्य फसल को बोना सहायक फसल कहलाता है। तो यहाँ पे ये बात गलत तरीके से दी गई थी, अतः हमारा जो सुमेलित नहीं है वो सी कथन सुमेलित नहीं है। आधुनिक जैविक खेती का जनक जो कहा जाता है वो अल्बर्ट हावर को कहा जाता है। भारत में आधुनिक कृषि का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और वैश्विक स्तर पे आधुनिक खेती का जनक जो कहा जाता है ना, वैश्विक स्तर पे अगर आप आधुनिक खेती का जनक देखेंगे तो नार्मन बोरलॉग को कहा जाता है। फसाई नामक संस्था, इसका स्थापना जो हुई है फसाई संस्था की वो सन 2008 में हुई है। ये फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। 2008 में स्थापित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था आती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। अगर देखें तो आर्यभट्ट भारत का स्वदेशी निर्मित पहला उपग्रह था भारतीय। आभास का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह था आभास का प्रथम। एप्पल भारत का प्रायोगिक संचार उपग्रह था। मेगाट्रॉपिक्स जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपग्रह व मौसम से संबंधित जो उपग्रह था उसका नाम था इनसेट मौसम से संबंधित भारत का पहला उपग्रह था। उपग्रह के अंदर पेलोड क्या होते हैं, तो उपग्रह में एंटीना, रडार जैसे वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं इनको पेलोड कहा जाता है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ये है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 74 में। ये खनिज और विरल तत्वों के बारे में अनुसंधान करता है। यहाँ पे सभी कथन सही है। भारत के पहला परमाणु अनुसंधान 74 में स्पाइलिंग मुद्दा हुआ था, दूसरा 98 में शक्ति प्रथम हुआ था, दोनों ही सही है। अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे किताबों का नाम, वंदना शिवा की किताबों का नाम यहाँ पे सही तरीके से दिया गया है ना।
ना, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, अर्थ डेमोक्रेसी, साइट ऑयल और वाटर हाउस, सुनीता नारायण की टुवर्ड्स ग्रीन विलेज, कैलाश सांखले की टाइगर, रिटर्न ऑफ टाइगर, टाइगर लैंड, है ना, गार्डन ऑफ गॉड यहाँ पे सही है। कॉल हॉयसन की इकोलॉजी एवोल्यूशन जो किताब दी गई है ये गलत है, ये मार्टिन कोडी की ये किताब है, मार्टिन कोडी की ये किताब मानी जाती है, तो यहाँ पे गलत तरीके से दिया गया है। हमारा सही विकल्प डी होगा। अब हमारा क्या है कि जो सुमेलित नहीं है उसमें तो देखिए, पारा से मिनीमाटा रोग, पारा की अधिकता से आर्सेनिक से ब्लैक फुट और नाइट्रेट से ब्लू बॉडी सिंड्रोम होता है, सभी कथन यहाँ पे सही तरीके से दिया गया है। अब हमारा क्या बोला, एल्कोहलिक किण्वन से मदरा, एसिड किण्वन से सिरका और लैक्टिक एसिड किण्वन से जो बनाया जाता है वो अचार बनाया जाता है, ना कि पापड़। तो यहाँ पे सही विकल्प आपका जो होगा वो सी विकल्प होगा। स्वास्थ्य नीति 2017 में लाई गई, स्वास्थ्य नीति 2002 में पहले लाई गई थी, उसको रिप्लेस किया गया। ये नीति 15 वर्षों के लिए है। अगर हम देखें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो आया था उस 2005 में आया था। इसके अंतर्गत सब हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसी संरचनाएं बनाई गई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे जो होगा वो ए विकल्प होगा। अगर इसमें देखें तो जीन की कार्यात्मक इकाई को हम डीएनए के नाम से जानते हैं, यहाँ पे एक्सॉन दिया गया है, ये गलत दिया गया है। न्यूरॉन तंत्रिका की कार्यात्मक इकाई है, नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक इकाई है, तो हमारा सही विकल्प ए होगा। जो ल्यूवेन हाक है जीवाणु के, बैक्टीरिया के खोजकर्ता माने जाते हैं। विलियम हाग ये रक्त के परिसंचरण तंत्र की पता लगा है। जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक है। और रेनाल्ड रोस जो है, रेनाल्ड रोस, इनके द्वारा मलेरिया की खोज की गई थी। इनके द्वारा क्या किया गया, मलेरिया के जो खोज की गई या मलेरिया परजीवी है उसकी खोज की गई थी। तो यहाँ पे ये कथन डी हमारा सही होता है। आराकेट इंदौर में स्थित है, 84 में प्रारंभ हुआ, 86 में, है ना, 84 में स्थापना हुई, 86 से प्रारंभ किया। ये जो आता है वो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, तो हमारा गलत कथन सी होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन, इसकी स्थापना 5 जून 1981 को हुई थी। अगर हम देखें SLL भी जो होते हैं वो छोटे उपग्रह को भूस्तर कक्षा में न स्थापित करके, है ना, उनका उद्देश्य भूस्तर कक्षा में स्थापित नहीं करना है, अपितु ये उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करते हैं। तो पहला बात यहाँ पे गलत हो गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो एक इसरो की एक सहायक कंपनी है। ये एक प्रकार से निजी क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए गठित की गई है। दूसरा कथन एकदम सही है, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। अगर हम देखें तो कवक जो होते हैं वो एक कोशिका बहुकोशिका दोनों होते हैं, और कवक से मानव को कई सारे लोग होते हैं, तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत होंगे। एपिडा जो संस्था है, एपिडा संस्था 1985 में इसकी स्थापना की गई, और ये निर्यात करता किसी के उत्पादों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जननी सुरक्षा योजना जिसका प्रारंभ 2005 में हुआ है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। लक्ष्य कार्यक्रम लेबर रूम की देखभाल के लिए बनाया गया, 2017 से ये लाया गया, और आपका पोषण अभियान 2018 से चल रहा है। तो यहाँ पे आपके तीनों ही कथन सही होंगे। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो 2017 से जारी करना प्रारंभ किया, नीति आयोग इसको जारी करता है। 2021 में केरल इसमें प्रथम स्थान पे था। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन जैसे हमने देखा था 2015 से आया है। इसका मुख्यालय इसमें संयुक्त राष्ट्र इसका पर्यवेक्षक है, मुख्यालय गुरुग्राम में है। वन सन वन बर्ड वन ग्रिड योजना के अंतर्गत ये संचालित हो रहा है। तीनों ही कथन सही हैं। विश्व एड्स दिवस जो होता है वो आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और इसको मनाने की जो प्रारंभ हुआ था वो विश्व एड्स दिवस 1988 से विश्व एड्स दिवस हमने मनाना प्रारंभ किया था। अब हमारा सही विकल्प और होगा कि प्राकृतिक खेती से आपको उत्पादन की न्यूनतम लागत आती है, जल की खपत कम होती है, और मौसम की चरम घटनाओं के खिलाफ की क्या होती है, फसल में लचीलापन आता है। तो ये हमने देखा, ये हमारा जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 7 वो कंप्लीट हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ाई करते रहें और अपनी प्रोग्रेस करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।